Our today's lecture is about mass demand curve. Mass demand curve is plot between accumulated demand and time. And this mass demand curve can be prepared with the help of demand curve. जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, हम मास इनफ्लो कर्व को कैसे प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनफ्लो हाइड्रोग्राफ्स, उसी मैनर में हम डिमांड कर्व्स की हेल्प से मास डिमांड कर्व को प्रिपेयर करते हैं. तो सिंपली इट कैन बी प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ डिमांड कर्व. Now this demand curve is an plot between demand rate and time. तो अगर मैं ये डिमांड कर्व प्लॉट करूं, if this is our demand curve, on x axis we have time and on y axis we have demand. Sorry. For example, if I am going to plot this demand curve, on x-axis we have time and on y-axis we have demand rate. Demand rate is in meter cube per second. For example, time is in years. This demand rate is your discharge required to fulfill the demand. So simply we can write down discharge instead of demand rate. तो आपका जो demand है, that is of two types. One is uniform demand and other one is variable demand. Uniform demand के लिए जो demand curve है, that is a horizontal line. For example, if I am going to plot a demand curve for uniform demand, आपका जो demand curve होगा, that would be a horizontal line. क्योंकि for different time intervals जो आपकी demand होगी, that would be constant. For example, we have 1910, 1911, 12 and 13. For example, for 1911, we have 10 cubics of discharge is required to fulfill the demand. और जब मैं यूनिफॉर्म डिमांड की बात कर रहा हूँ, तो 1912 में भी आपकी जो डिमांड होगी वो कांस्टेंट होगी, वो भी 10 क्यूबिक्स होगी. 1913 में भी आपकी जो डिमांड है वो कांस्टेंट होगी. तो इट वुड बी ए हॉरिजॉन्टल लाइन. And for example, we will work out the volume of water required in different years to fulfill the demand. For example, from 1910 to 1911, जो आपका डिमांड कर्व का एरिया है, that is A1. तो A1 would be the volume of water required to fulfill the demand from 1910 to 1911. And similarly, from 1911 to 1912, आपका जो एरिया होगा डिमांड कर्व का, दैट वुड बी A1, बिकॉज आपकी जो डिमांड है दैट इज यूनिफॉर्म, आपकी डिमांड कांस्टेंट है. और आपका 1912 से 1913 तक का जो एरिया होगा डिमांड कर्व का, दैट वुड बी आल्सो A1. तो A1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A1 रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फ्रॉम 1910 टू 1911. और A1 फिर से रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द डिमांड फ्रॉम 1911 टू 1912, and similarly from 1912 to 1913. For example, if we plot a mass demand curve for this very uniform demand, आपका जो टाइम है that is on x axis और y axis पे आपका accumulated demand होगा. तो
तो आपका जो मास कर्व है, फॉर एग्जांपल दिस इज 1910, 1911, 1912, 1913, आपका जो मास डिमांड कर्व होगा, मास डिमांड कर्व फॉर यूनिफॉर्म डिमांड, इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल इससे पहले जो मैंने डिमांड कर्व बनाया था उसमें हमने देखा कि आपका जो डिमांड था दैट वाज this was A1, this was also A1, this was also A1. अगर इस डिमांड कर्व की हेल्प से हम मास डिमांड कर्व प्लॉट करना चाहते हैं तो यूनिफॉर्म डिमांड, आपका जो मास डिमांड कर्व है दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, और जो 1911 पे जो ऑर्डिनेट होगा दैट वुड बी इक्वल टू A1। आपका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है required to fulfill the demand from 1910 to 1911 that is A1, वही ऑर्डिनेट में लोकेट यहाँ पे कर रहा हूँ, एंड 1912 पे आपका ऑर्डिनेट होगा A1 प्लस A1, बिकॉज जो मास डिमांड कर्व पे आपका जो 1912 का ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर required to fulfill the demand from 1910 to 1912 and that is A1 plus A1, और 1913 का जो ऑर्डिनेट होगा दैट वुड बी A1 प्लस A1 प्लस A1। ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपका 1910 से लेके 1913 तक कितना रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए आपको टू फुलफिल द डिमांड। सो दिस इज द मास डिमांड कर्व फॉर यूनिफॉर्म डिमांड। ये हम जैसे हमने मास इनफ्लो कर्व्स प्रिपेयर किए यूजिंग इनफ्लो हाइड्रोग्राफ्स, वैसे हम प्रिपेयर करते हैं मास डिमांड कर्व यूजिंग डिमांड कर्व्स। अब हमारे पास सेकंड केस है, इफ वी कंसीडर द डिमांड कर्व एज वेरिएबल। अगर आपकी जो डिमांड है दैट इज वेरिएबल डिमांड हो गया, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग इफ आई विल प्लॉट द डिमांड कर्व फॉर वेरिएबल डिमांड, टाइम वुड बी ऑन x axis and discharge would be on y axis। आपकी जो डिमांड है that will keep on varying for different time periods। For example, आपका वेरिएबल डिमांड कर्व कुछ ऐसा है, तो आप हर टाइम पीरियड के लिए वर्कआउट करोगे कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर required है to fulfill the demand। For example, from 1910 to 1911, the volume of water required is A1, and from 1911 to 1912, it is A2, and from 1912 to 1913, it is A3. So this is your variable demand curve। जब आपकी जो डिमांड है that varies with respect to time। अगर आप इस डिमांड कर्व की तरफ देखेंगे, आपकी 1911 पे एक डिमांड है, 1912 पे कुछ डिफरेंट डिमांड है, 1913 पे कुछ डिफरेंट डिमांड है। सो दैट वे वी कॉल इट एज अ वेरिएबल डिमांड कर्व या डिमांड कर्व फॉर वेरिएबल डिमांड। ओके, अगर हमें इस वेरिएबल डिमांड के लिए प्लॉट करना है मास डिमांड कर्व, दैट वुड बी समहाउ लाइक दिस। आपका टाइम वुड बी ऑन x axis, accumulated demand would be on y axis। तो आपका जो 1911 के लिए ऑर्डिनेट होगा वो किसके बराबर होगा, दैट वुड बी इक्वल टू A1, बिकॉज 1910 से लेके 1911 तक जो वॉल्यूम ऑफ वाटर वी रिक्वायर टू फुलफिल द डिमांड दैट इज A1, तो आपका ये A1 होगा फॉर एग्जाम्पल। और उसके बाद 1912 का जो ऑर्डिनेट होगा, यानी आपको 1910 से लेके 1912 तक कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है टू फुलफिल द डिमांड, वो कितना है, दैट इज A1 प्लस A2। तो आपका जो ये ऑर्डिनेट होगा 1912 का दैट वुड बी A1 प्लस A2। फॉर एग्जाम्पल समहाउ लाइक दिस। अब जो ये 1913 का ऑर्डिनेट होगा मास डिमांड कर्व पे, दैट वुड बी रिप्रेजेंटिंग द
total volume of water required to fulfill the demand from 1910 to 1930 वो होगा A1 plus A2 plus A3. For example, this is the ordinate A1 plus A2 plus A3. So this would be your mass demand curve for variable demand, and we have prepared or plotted this very mass demand curve using the demand curve. सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, हम कैसे मास इनफ्लो कर्व को प्लॉट करते हैं यूजिंग फ्लो हाइड्रोग्राफ्स और यू कैन से इनफ्लो हाइड्रोग्राफ्स. सो दिस वाज अबाउट मास डिमांड कर्व. नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss regarding the storage capacity of reservoirs. और मोस्टली उसमें एक मेथड आता है that is graphical method and that is based on mass inflow curves and mass demand curves. Now we will discuss that storage capacity, determination of storage capacity of reservoirs in next lecture. Thank you.